डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी अपील आपसे, रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं आप नेक्स्ट वीडियो भी लेक्चर डालूंगा तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। बेल आइकन को इनेबल करें ताकि इमीडिएटली आपको अलर्ट मिल जाए और आप वीडियो लेक्चर देख पाए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए और एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आपको अच्छे से पास हो पाए, उत्तीर्ण हो पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने ज्यादा फ्रेंड सर्किल में आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर भी कीजिएगा। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी चीज समझ में आए, एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, याद रखने के तरीके बताऊंगा, या आपको किस तरह से लिखना है वो बताऊंगा ताकि आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, जैसा कि हमने लिमिट टेस्ट के बारे में पिछले वीडियोस में देखा था। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज आप पिछला वीडियो देखें, तभी आपको लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन समझ में आएगा कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। ओके, कम टू द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। आयरन का लिमिट टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, इसके लिए मैं छोटा सा पहले रिएक्शन समझाता हूं। रिएक्शन समझने के बाद में आपको जो लैंग्वेज लिखी है प्रिंसिपल की वो बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। देखना आप, हम लिमिट टेस्ट किस में करते हैं? लिमिट टेस्ट करते हैं हम किसी पर्टिकुलर सैंपल में, ड्रग सैंपल में। ओके, जिसमें आयरन की क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितनी है, वो एक लिमिट से ज्यादा है या लिमिट से कम है। यदि लिमिट से ज्यादा है तो हमारा सैंपल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। लिमिट से कम है तो हमारा सैंपल पास हो जाएगा। हम कैसे करते हैं देखना, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है देखना। बेसिकली हमारे पास जो आयरन है वो आयरन दो फॉर्म में रहता है। ये हमारा सैंपल है सपोज। ओके, हमारे सैंपल में आयरन Fe प्लस फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको अपन +3 फॉर्म में हो सकता है, जिसको हम फेरिक आयन बोलते हैं, और एक Fe+2 फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको हम फेरस आयन भी बोलते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयरन की रिएक्शन हम थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ करवाते हैं। थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, यदि हमारे सैंपल में Fe+3 है, Fe+3 है तो उस थायोग्लाइकोलिक एसिड उसको Fe+2 में कन्वर्ट कर देता है। ओके, Fe+2 को हम बोलते हैं फेरस और Fe+3 को बोलते हैं फेरिक। इसको कन्वर्ट कौन करता है? थायोग्लाइकोलिक एसिड। ओके, Fe+2 इसका मतलब फेरस है, उससे रिएक्शन करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड वापस से। थायोग्लाइकोलिक एसिड रिएक्शन करता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया, और क्या बनाता है? फेरस थायोग्लाइकोलेट। नाउ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे याद करना है देखना। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप लोग याद भी हो जाएगा। यदि मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बनाता हूं एसिटिक एसिड का, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के एक हाइड्रोजन हटा के आप थायोग्लाइकोलिक एसिड बना सकते हैं और इससे आप याद कर सकते हैं। आपको एग्जाम में एसिटिक एसिड नहीं लिखना, आपको याद कैसे करना है, एसिटिक एसिड के एक हाइड्रोजन हटा के एसएस ग्रुप लगाना है, जिसको थायो ग्रुप बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? थायो ग्रुप बोलते हैं, और इसलिए थायोग्लाइकोलिक एसिड का नाम बनता है। यदि मैं यहाँ पे एसएच की जगह ओएच लगा देता हूं तो उसका नाम होता है ग्लाइकोलिक एसिड। तो इस तरह से आपको याद रखना है थायोग्लाइकोलिक एसिड। मतलब एसिटिक एसिड के एच हटा के मैं ओएच लगा दूंगा तो ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा, और यदि मैं एसएच ग्रुप लगा दूंगा तो थायोग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स, थायोग्लाइकोलिक एसिड तो इसके साथ में रिएक्शन करता है और फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है। देखना कैसे बनता है। फेरस का मतलब उस पे 2 वैलेंसी है, और यहां पे क्या होता है, इसका H
निकल जाता है और ये दो फेरस के साथ में जुड़ जाते हैं, ये दो थायोग्लाइकोलेट फॉर्म में जुड़ गया और ये आयरन बन गया। इस तरह से आप रिएक्शन को बड़े आराम से याद कर सकते हैं। इसमें सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया डालते हैं, वो भी बता रहा हूं क्यों डालते हैं। सी फेरस थायोग्लाइकोलेट होता है, उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है पर्पल कलर, और ये पर्पल कलर हम कंपेयर करते हैं टेस्ट और सैंपल में। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने तीन चीज डाल रहे हैं सैंपल के अलावा। सैंपल में तो बटोबेस आयरन होगा, लेकिन सैंपल के अलावा हम तीन चीज डाल रहे हैं। एक तो थायोग्लाइकोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया। तीनों का मैं रोल बता रहा हूं आपको। यहाँ पे पहला रोल हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड का रोल क्या है फ्रेंड्स। एक तो पहला रोल है सिंपली, जैसा मैंने बताया, कन्वर्जन करता है Fe+3 को Fe+2 में, जैसा कि पहला ये वाला है। क्लियर, ये पहला रोल हो गया। क्लियर, दूसरा रोल है इसका कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर्ड सॉल्ट, जो इस तरह से हमारा दूसरा रोल हो गया। थायोग्लाइकोलिक एसिड के इस तरह से दो काम हो गए, एक तो Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करना और फिर Fe+2 को के साथ में रिएक्शन करके उसका सॉल्ट बनाना। ओके, नाउ दूसरा है अमोनिया। हम क्यों डाल रहे हैं, सी ये थायोग्लाइकोलिक एसिड तभी रिएक्शन करेगा जब इस रिएक्शन का मीडियम क्या होगा, एल्कलाइन होगा। मतलब एल्कलाइन का मतलब बेसिक नेचर का होगा, और जो अमोनिया सॉल्यूशन है, अमोनिया सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैसे होता है, ये NH4OH का फॉर्म रहता है। ओके, NH4OH बेसिक नेचर का होता है और एल्कलाइन नेचर का होता है, जिसको एल्कलाइन भी बोलते हैं, बेसिक भी बोलते हैं। क्लियर, तो ये बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है ताकि ये रिएक्शन आगे चल सके। लेकिन जब हम अमोनिया डालते हैं तो एक प्रॉब्लम और हो जाती है। ये क्या करता है, अमोनिया और आयरन रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और वो सॉल्ट प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो जब कोई सॉल्ट बन के प्रेसिपिटेट बन गया तो प्रेसिपिटेट होगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं। कोई भी रिएक्शन होने के लिए उसको सॉल्यूशन में होना जरूरी है। यदि आयरन नीचे प्रेसिपिटेट हो गया नेजल सिलेंडर में, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, क्या सिट्रिक एसिड डालते हैं हम। सिट्रिक एसिड क्या करता है, जो आयरन और अमोनिया के बीच में जो सॉल्ट बनता है, वो सॉल्ट को, उसके पीपीटी को, उसके प्रेसिपिटेट को रोकता है। वो उसका प्रेसिपिटेट को होने नहीं देता, मींस टू स्टॉप the precipitation of iron as a ammonium salt। ओके, और हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से यहाँ पे सिट्रिक एसिड का रोल आता है प्रेसिपिटेट को रोकना आयरन को, अमोनिया का रोल आता है यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम देना, और थायोग्लाइकोलिक एसिड के दो रोल है, Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करना, और दूसरा रोल आता है जो रिएक्शन करके पर्पल कलर सॉल्ट बनता है, जो हम इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, शायद आपको रिएक्शन समझ में आ गई हो। अब आप प्रिंसिपल पे चले। प्रिंसिपल क्या है देखिएगा, बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन क्या लिखा मैंने, Fe+2 ही रिएक्शन करता है, किसके साथ करता है, विद थायोग्लाइकोलिक एसिड। थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया। सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया लिखा। टू फॉर्म क्या, पर्पल कलर्ड फेरस ग्लाइकोलेट। तो फ्रेंड्स, यदि आप ये रिएक्शन याद कर लोगे तो आराम से आप लिख सकते हो, क्या किस पे बेस्ड है, Fe+2 की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ में, थायोग्लाइकोलिक एसिड की साथ में, किसकी प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया की प्रेजेंस में। क्या है, फेरस थायोग्लाइकोलेट, जिसका पर्पल कलर होता है। ये है फ्रेंड्स इसका रोल एंड प्रिंसिपल, जो हम डिटेल में पढ़ लिया और शायद आपको याद भी हो गया होगा। हमने देखा प्रिंसिपल क्या था आयरन के लिमिट टेस्ट का, और उसके अलग अलग जो रिएजेंट यूज हो रहे थे उनका क्या रोल था।
वो प्रिंसिपल और रोल को आप ध्यान रखना। मैं आपको प्रोसीजर याद करवाता हूं। देखना प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर के लिए जैसा कि मैंने लिमिट टेस्ट में बताया था कि हम दो नेजल सिलेंडर लेते हैं। नेजल सिलेंडर यहाँ पे ये एक तो नेजल सिलेंडर टेस्ट के लिए लेते हैं और एक नेजल सिलेंडर सेम स्टैंडर्ड के लिए लेते हैं। तो हम एक पे हम टी लिख देते हैं और एक पे हम एस लिख देते हैं। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्रोसीजर, क्योंकि आपको ये थ्योरी एग्जाम में भी आता है और प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको परफॉर्म करना होता है। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कैसे परफॉर्म भी करना है। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स देखना, आप लोग दोनों सिलेंडर ले लिए जिसपे आपने एक पे टी लिख दिया और एस लिख दिया। टी फॉर टेस्ट सैंपल, एस फॉर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करेंगे कि हमारा सैंपल पास है या फेल है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे सैंपल लेते हैं। टेस्ट सैंपल में जो एक पर्टिकुलर हमारा कोई सॉल्ट होगा वो एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं जो प्रेस्क्राइब्ड होता है। कौन सा सैंपल होगा उसके अकॉर्डिंग लेते हैं कि हम उसका कितना वेट लेना होता है। ओके, तो वो सैंपल उसने वेट करके ले लिया और उसको वाटर में डाल के हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसॉल्व कर लिया। जैसे डिसॉल्व हो जाता है उसमें डिस्टिल्ड वाटर फिर डालते हैं कि कहां तक, लगभग 40 ml तक, 40 ml तक हमने उसको डाल दिया। ओके, नाउ जब भी मैं वाटर की बात करूंगा यहाँ पे तो कौन सा वाटर होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा। फिर उसी टाइम अपन को स्टैंडर्ड में क्या करना है, 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन लेना है। स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन क्या होता है, 20 ppm ऑफ आयरन होता है। इसका मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो वो आपको लैब में मिलता है और उसके साथ में उसके बाद में क्या करना है, उसमें अप टू 40 ml ऑफ वाटर डालना है उसमें और 40 ml तक उसमें करना है। क्लियर? किसमें, नेजलर सिलेंडर में। फिर नेक्स्ट में क्या करते हैं, टेस्ट सैंपल में 2 ml सॉल्यूशन डालना है। किसका, सिट्रिक एसिड। कितना परसेंट, 20% वेट बाय वॉल्यूम। ध्यान रहे यहाँ पे ये आयरन फ्री होना। आयरन फ्री का मतलब उसमें आयरन एज ए कॉन्टामिनेशन या इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए सिट्रिक एसिड में। सिमिलरली वही सेम चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं किसमें, स्टैंडर्ड में 2 ml 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड आयरन फ्री होना चाहिए। क्लियर? फिर थर्ड कंडीशन, थर्ड स्टेज में क्या होता है, दोनों में हमने क्या कर दिया, थायोग्लाइकोलेट डाला 1 ml थायोग्लाइकोलेट इसमें डाला। क्लियर? दोनों अलग अलग है, ये वाला सिलेंडर और ये वाला सिलेंडर। फिर हमने थर्ड नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, उसमें अमोनिया सॉल्यूशन डाला। दोनों में अमोनिया सॉल्यूशन डाला। कितना डाला, उसमें हमने लिटमस पेपर से चेक किया कि वो एल्कलाइन कंडीशन हो गया क्या। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, या बेसिक नेचर का हो गया क्या, मींस उसका पीएच 7 से ऊपर चला गया क्या, वो हम लिटमस पेपर से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम उतना अमोनिया डालते रहेंगे जितना उसमें बेसिक नेचर या एल्कलाइन नेचर का। दोनों में हम अलग अलग करेंगे। ये अमोनिया सॉल्यूशन डाल दिया, अमोनिया सॉल्यूशन डाल दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, 50 ml तक वाटर डालना है। उसका जो मार्क होता है नेजल सिलेंडर का, वहां तक क्या करना है, वाटर डालना है। फिर हम ग्लास रोड से मिक्स करना है और उसको फिर 5 मिनट तक रखना है। अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। ओके, सिमिलरली आपको क्या करना है, अप टू 50 ml क्या करना है, वही वाटर डालना है और मिक्स करना है और अलाउ टू स्टैंड विद फॉर 5 मिनट्स। क्लियर? तो इस तरह से हमने दोनों में क्या किया, रिएजेंट डाले और फिर लास्ट में हमको क्या करना है, दोनों में हमें पर्पल कलर को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व पर्पल कलर वर्टिकली एंड कंपेयर। कैसे, ऐसे फाइंड आउट करना है। ऐसे मेरे को दोनों में देखना है कि किसमें कलर ज्यादा है। ओके, देखना क्या क्या डाला था, आयरन। आयरन का मतलब यहाँ सैंपल में था हमारे पास आयरन, यहाँ सैंपल में था आयरन। ओके, वो सैंपल डाल दिया। वाटर तो हम डालेंगे डिसॉल्व करने के लिए। पहले स्टेप में हमने आयरन सॉल्यूशन ले लिया स्टैंडर्ड वाला। क्लियर? फिर उसके बाद में हमने क्या किया है, फिर क्या करना है, सिट्रिक एसिड डाला।
फिर हमने सिट्रिक एसिड डाला इसमें। सिट्रिक एसिड का याद करना प्रेसिपिटेट होने से रोकता है, तो हमने सबसे पहले सिट्रिक एसिड डालना है क्योंकि आयरन को हमें प्रेसिपिटेट नहीं करना। तो हमने सिट्रिक एसिड दूसरे स्टेप में, जैसे ही हमने सैंपल या आयरन डाला, हमने सबसे पहले सिट्रिक एसिड डालना है क्योंकि हमें आयरन को प्रेसिपिटेट नहीं करवाना। फिर जैसे ही हमने सिट्रिक एसिड डाला, हमने थायोग्लाइकोलिक एसिड दोनों में डाल दिया, थायोग्लाइकोलिक एसिड डाल दिया, फाइन। फिर थायोग्लाइकोलिक देखना, हमारा सैंपल आ गया, थायोग्लाइकोलिक एसिड आ गया, सिट्रिक एसिड आ गया, बचा क्या? अमोनिया सॉल्यूशन। तो हमारे पास अमोनिया सॉल्यूशन डाल दिया। कितना डालना है? उसको एल्कलाइन हो जाए या बेसिक नेचर जाए, कैसे पता करना है? लिटमस पेपर से पता करना है। फिर ये सारी चीजें डल गई, फिर हमें क्या करना है? वॉल्यूम मेकअप किससे करना है? वाटर से करना है। वाटर का मतलब यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर हो गया। डिस्टिल्ड वाटर डाल के हमें कहां तक डालना है? 50 ml तक, 50 ml तक डाल दिया, मिक्स किया और 5 मिनट तक उसको रख दिया। क्लियर? जैसे ही होगा क्या करें, क्या होगा? यहाँ पे थायोग्लाइकोलिक एसिड भी है, आयरन भी है, सिट्रिक एसिड भी है, अमोनिया भी है। व्हाट विल हैपन? फेरस थायोग्लाइकोलेट बनेगा। जो पर्पल कलर होगा वही हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, वर्टिकली देख रहे हैं, और कलर चेक करने के बाद में हमें पता लगेगा क्या स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड से कलर यदि हमारे सैंपल का ज्यादा आ गया, स्टैंडर्ड से कलर ज्यादा आ गया हमारे सैंपल का, टेस्ट सैंपल का, क्या होगा? दैट सैंपल विल बी फेल। क्यों फेल? क्यों हुआ? कलर ज्यादा कब आया? जब क्या हुआ? फेरस थायोग्लाइकोलेट ज्यादा बना। फेरस थायोग्लाइकोलेट ज्यादा कब बना? जब फेरस ज्यादा था। फेरस ज्यादा कब था? जब हमारे सैंपल में आयरन ज्यादा या फेरस ज्यादा है, वही हम पता कर रहे हैं। जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सैंपल में फेरस या आयरन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा बन गया, इसका मतलब हमारा सैंपल फेल हो गया। क्लियर? दूसरी चीज, यदि हमारे सैंपल में पर्पल कलर कम बना, इसका मतलब क्या है? फेरस थायोग्लाइकोलेट कम बना, इसका मतलब आयरन कम था। आयरन कम था, इसका मतलब हमारा सैंपल पास हो गया। ये है फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशन, जिसको आपको एंड ऑफ द इसके नीचे आपको लिखना होता है एग्जाम में। और रिजल्ट प्रैक्टिकल में क्या लिखना होता है? यहाँ पे रिजल्ट लिखना होता है, आपका सैंपल पास हुआ या फेल हुआ। तो फ्रेंड्स ये है आपका प्रोसीजर। यदि आपको रिएक्शन या जो ये लैंग्वेज है आपको याद है, तो आपको प्रिंसिपल भी याद हो जाएगा और आपको प्रोसीजर भी याद हो जाएगा। ध्यान देना, मैं रिवाइज कर रहा हूं थोड़े से टाइम के लिए। आयरन रिएक्शन करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में। थायोग्लाइकोलिक एसिड किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है? सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया की प्रेजेंस में। रिएक्शन से क्या बनता है? फेरस थायोग्लाइकोलेट, जो पर्पल कलर का होता है। हम पर्पल कलर ही चेक करते हैं। फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको पास अलर्ट आ जाए और आप नेक्स्ट वीडियो आराम से देख पाए। और यदि आपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर नहीं किया तो जितना हो सके शेयर कीजिएगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या लिखना है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना है, फिर उसकी रिएक्शन और उसके रोल ऑफ रिएजेंट्स लिखने हैं, और उसके बाद में उसका प्रोसीजर लिखना है, जिसमें टेस्ट और स्टैंडर्ड के लिए टेबुलर फॉर्म में लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। लास्ट में आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है, जो मैंने बताया था, यदि सैंपल पास कब होगा, फेल कब होगा। ये है पूरा का पूरा मेरा दावा है आपसे कि यदि आप पूरा ये इस तरह से लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने की गुंजाइश रहेगी, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, वंस अगेन।